So next question on the temperature coefficient of resistance and resistivity. Question है, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply, draw initial current of 3.2 ampere will settle after a few seconds. एक सेकंड होल्ड करिए. क्वेश्चन यस, क्वेश्चन है, a heating element using nichrome connected to 230 volt supply, draw an initial current of 3.2 ampere which enters which settle after a few seconds to a constant current of 2.8 ampere. Find the constant temperature of heating element if the room temperature is 27 degrees centigrade and the temperature coefficient of resistance of nichrome wire or nichrome average over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 degree centigrade inverse. आपको क्या बोला, एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम का बना हुआ है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट सप्लाई. इनिशियली करंट जो है वो कितना है, इनिशियल जो करंट है वो है 3.2 एम्पियर और कुछ टाइम बाद जब आप, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जैसे ही कुछ टाइम तक करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, करंट की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो उस हीट एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा. तो वो टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है. बट उस ड्यूरेशन में करंट का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट करंट का अमाउंट चेंज होके कितना हो गया है 2.8 एम्पियर. मतलब इनिशियली करंट 3.2 एम्पियर है which will be settled to a constant current of 2.8 एम्पियर. कितना सेटल हो गया है 2.8 एम्पियर. T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम वायर is 1.70 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. अब देखिए यहाँ आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हीटिंग एलिमेंट का, कि हीटिंग एलिमेंट का फाइनल टेम्परेचर कितना है. अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन जो था वो था अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी. ठीक है. अब ये जो डेल्टा टी था वो क्या था, T माइनस 0 और ये आर नॉट है टेम्परेचर ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी रेजिस्टेंस ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जबकि एक्चुअली हमें रेजिस्टेंस ना तो T1 टेम्परेचर पे दिया हुआ है ना T2 टेम्परेचर पे दिया हुआ है. तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आर T2 माइनस आर T1 अपॉन आर T1 इंटू T2 माइनस T1. देखिए आर T1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट टेम्परेचर T1. आर T2 है रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट टेम्परेचर T2. T2 माइनस T1 है टेम्परेचर डिफरेंस और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखिए आपके पास दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं है तो आर T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/I1. तो V है 230 और I1 की वैल्यू हम ले लेंगे 3.2. सो 230 डिवाइड बाय 3.2 कितना वैल्यू आ रहा है रिलेशन बताओ ये. और सेकंड आपका जो रेजिस्टेंस है V अपॉन I2 दैट इज 230 डिवाइड बाय 2.8. ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए कितना आ रही है, सी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. हेलो 71.875 ओम. और RT2 का ठीक है. तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई है.
ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे तो देखिए 82.142 माइनस 71.875 डिवाइड बाय 71.875 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमें पता नहीं है तो ये हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा टी क्या हो गया देखिए 82.142 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाय 71.875 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। पहले ये डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा और इस डिफरेंस को हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे। 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताएंगे कितना आ रहा है, हाँ कितना है, डिवाइडेड बाय 71.875 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करिए, ये वैल्यू कितनी आ रही है, जाइए आपको 10.267 कितना आ रहा है वैल्यू, देखिए कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। पूरा 841.265। ठीक है, ये डेल्टा, हाँ 840.265, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 840.265। अब डेल्टा टी की वैल्यू ये आ गई, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टी प्लस T1। तो T2 की वैल्यू हो गई 840.265 प्लस 27, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 27 था, तो ये हो जाएगा आपका 867.265 डिग्री से। तो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर जो है वो इतना फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट, एनीवन? वंदन, मान्या, ठीक है। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला में चेंज किया RT माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी की बजाय हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए और वो रेजिस्टेंस हमने क्या किए, अल्फा के एक्सप्रेशन में प्लेस कर दिए। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, प्रोवाइडेड दैट area is held perpendicular to the current, area is held perpendicular to the current। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.2 mm diameter copper wire is connected to 5 mm diameter of iron wire। दो अलग अलग डायमीटर के वायर आपको दे रखे हैं। ये स्मॉलर डायमीटर का एक वायर है जिसको इसे कनेक्ट किया है लार्जर डायमीटर के वायर से कनेक्ट किया है। ठीक है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है
ये आपका कॉपर वायर है और ये आयरन वायर है। कॉपर वायर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.2 mm और आयरन वायर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 5 mm। Now current is flowing through both the wire। दोनों वायर के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है। देखिए ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 5 mm और ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.2 mm। अब इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है और करंट इस तरीके से परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही है नॉर्मली, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 8 एम्पियर। कितना है 8 एम्पियर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू, calculate the following quantity: current flowing through the iron wire and the current density in it and current density in the copper wire। बेसिकली आपको जो करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर, वो 8 एम्पियर कॉपर वायर में करंट फ्लो कर रही है। कॉपर वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है 8 एम्पियर। वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करंट flowing through iron wire and current density in it, and secondly current density in the copper wire। ये दोनों पैरामीटर आपको क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम मैंने आपको कंसेप्ट करके बताया है, ठीक है। अलग अलग क्रॉस सेक्शन के आपके क्या है, दो वायर है, कॉपर वायर है, एक आयरन वायर है। तो कैसे करंट कैलकुलेट करना है देखिए। अब देखिए पहले ये कॉपर वायर है, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज करंट पर यूनिट एरिया। तो पहले इस कॉपर वायर की करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी इन द कॉपर वायर है, करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर क्या होगी आपकी देखिए। J is equals to I by K, current flowing in a copper divided by area of cross section of copper wire। तो देखिए करंट फ्लोइंग इन कॉपर वायर आपको दे रखी है 8 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा पाई आर कॉपर का स्क्वायर। अब कॉपर वायर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 2 mm, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 0.1 mm। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 0.1 mm है, तो इंटू 10 to the power -3, 0.1 इंटू 10 to the power -3। तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया 3.14 इंटू 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी J is equals to I by A। तो 8 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10 to the power -8, तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10 to the power 8 एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। क्या होगा एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। तो देखिए करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर कितना आया 8/3.14। इसको डिवाइड करें तो दिस वैल्यू कम्स 2.5 इंटू 10 to the power 8 एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। ये आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power 8 एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। अब इसका बी पार्ट क्या है, आपको इस आयरन वायर के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। उस आयरन वायर की कॉपर डेंसिटी क्या करनी है, करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है तो उसका करंट डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, लेकिन
सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द आयरन वायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों वायर कनेक्टेड है। तो करंट इन द आयरन वायर इज सेम एज द करंट इन द कॉपर वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 एम्पीयर। तो आयरन और कॉपर वायर दोनों में करंट सेम ही रहेगा। अब मुझे आयरन वायर की करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन वायर। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ आयरन जो दे रखी है वो है 5/2 mm, यानी 5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू 25/4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। करंट डेंसिटी देखिए, जितना एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा उतना करंट डेंसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 8 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें, यहाँ पर कुछ पार्ट हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 ये 11 और तो कोई पार्ट कैंसिल हो नहीं रहा, तो 25 इंटू 11 ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा और -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा इंटू 40। तो करंट डेंसिटी आया देखिए 112 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 275। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। तो आयरन की जो करंट डेंसिटी रहेगी, आयरन वायर की करंट डेंसिटी वो कॉपर वायर की करंट डेंसिटी से क्या रहेगी, कम रहेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन करंट डेंसिटी। ठीक है, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं, तो कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, now next question related to the current density. क्वेश्चन क्या है, the current density along the axis of cylindrical conductor, एक cylindrical conductor है having a radius r, इस cylindrical conductor की radius क्या है, कैपिटल R है, and its current density along the axis of cylinder, इस axis of cylinder के along इसकी current density आपको दे रखी है, J is equals to J naught 1 minus small r square by capital R square. Find the current along the length of the conductor. Distance from the axis is given by r. Small r क्या है, आपकी distance from the axis. Small r क्या है, distance from the axis. और रेडियस ऑफ वायर आपको क्या दे रखी है,
कैपिटल आर, करंट डेंसिटी आपको यूनिफॉर्म दे रखी है, दैट इज सॉरी यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? जस्ट फाइंड आउट द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फाइंड करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर है, इसकी करंट डेंसिटी आपको दे रखी है इस रिलेशन के हिसाब से, J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर है आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब जब हम इस सिलेंडर वायर का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन की एक्सिस ऑफ सिलेंडर से जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल सा क्रॉस सेक्शन इसके अंदर हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, स्मॉल सा क्रॉस सेक्शन हमने इसके वायर के अंदर हमने सेलेक्ट किया। अब इस क्रॉस सेक्शन का एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये एक्सिस है आपका, ये डिस्टेंस आपका स्मॉल आर है, और इसकी ये जो विड्थ है, ये जो मैंने डार्क पार्ट किया, विड्थ कितनी है? डी आर। कितनी है? डी आर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आपके क्रॉस सेक्शन की डिस्टेंस है स्मॉल आर, विड्थ है आपका डी आर, टोटल रेडियस आपकी है कैपिटल आर। मतलब आपको इंटीग्रेट से क्या करना है? 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है। ये 0 है और ये मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पहले हम क्या करेंगे? वी आर चूजिंग अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस cylindrical conductor and determine the smaller amount of current in this cross section. इस स्मॉलर क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्मॉलर क्रॉस सेक्शन में करंट है, लेट्स सपोज करंट इन स्मॉल क्रॉस सेक्शन दिस DI। DI की वैल्यू क्या हो जाएगी? JDA। क्योंकि आपकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो DI इज इक्वल टू JDA। तो DI की वैल्यू क्या हो गई? J की वैल्यू रखेंगे J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू DA। अब DA की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे निकलेगा? ये जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसका एरिया कैसे निकलेगा? कौन बताएगा? वंदन, ये DA की वैल्यू क्या होगी? देखिए इस तरीके का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये विड्थ आपकी dr है और ये रेडियस r है। तो इस स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है, इसका सरकमफेरेंस ये लेंथ हो जाएगी और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई r इंटू dr, ये आपका एरिया हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया ये पार्ट? हेलो, ये वाला पार्ट समझ में आया? देखिए मैंने स्मॉलर करंट कैलकुलेट करने के लिए DI इज इक्वल टू J इंटू DA। J की वैल्यू तो ये है, देखिए ये दे रखी है, वायर के अंदर करंट डेंसिटी दे रखा है। और DA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपका ये जो क्रॉस सेक्शन है कैसे बना हुआ है, ये स्मॉलर सर्कल है और ये बिगर सर्कल। इस स्मॉलर सर्कल की रेडिया ये r और ये जो बिगर सर्कल है उसकी रेडिया ये r प्लस dr।
कितनी है r प्लस डी आर। तो यदि मुझे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा, स्मॉलर सर्कल का सर्कमफेरेंस ले लूंगा, वो लेंथ हो जाएगी और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेंथ है 2 पाई आर, विड्थ है डी आर, तो ये मेरा एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ 2 पाई आर, ब्रेथ हो जाएगी डी आर। क्या करें, हाँ देखिए नॉर्मल नहीं लगेगा ना, क्योंकि देखिए ये स्मॉलर सर्कल का एरिया रेडियस है आर, तो इसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हुआ पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। उन दोनों का डिफर करेंगे तो वो आएगा डी ए, और वो वैल्यू ये होगी। ये एरिया ऐसे भी निकल सकता है, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई। आप इस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस का डिफरेंस ले गया इंटू पाई कर दिया, तो ये जो आप मैं वैल्यू जो बता रहा हूँ वो वैल्यू यही आएगी। तो इसको सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई वायर सर्कुलर नहीं है, वायर को खोल दिया तो वायर लेंथ कितनी हुई 2 पाई आर और विड्थ कितनी हो जाएगी डी आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आप देखिए मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ आपको। तो डी आई की वैल्यू हो गई जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। मुझे टोटल करंट चाहिए इस कंडक्टर वायर के अंदर, तो क्या करूंगा, स्मॉलर करंट का इंटीग्रेशन कर दूंगा, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर, क्योंकि पूरा कंडक्टर का लेंथ कितना, कंडक्टर का रेडियस कितना है कैपिटल आर। तो देखिए इस तरीके से इंटीग्रेट किया, देखिए डी आई सॉरी आई इज इक्वल टू जे नॉट 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई आर डी आर, जे नॉट और 2 पाई आर डी आर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला एक्सप्रेशन ये हो गया माइनस जे नॉट 2 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर, और दोनों तरफ लिमिट लगा ली, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। जो आपकी वैल्यू चेंज होगी वो होगी स्मॉल आर, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो आई की वैल्यू देखिए कितनी आई, जे नॉट 2 पाई बाहर, दोनों के अंदर जे नॉट और 2 पाई आर डी आर, पहले इंटीग्रेशन करेंगे आर डी आर 0 से आर, और उसके अंदर भी जे नॉट बाई 2 पाई हमने बाहर ले लिया, 1 बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर 0 से आर। यहाँ तक समझ में आया? जे नॉट इंटू 2 पाई दोनों में कॉमन था, ले लिया बाहर, यहाँ बचा स्मॉल आर डी आर का इंटीग्रेशन, और यहाँ बचा 1 बाय आर स्क्वायर बाहर ले लिया, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन। तो आप देखिए इंटीग्रेट करें, आई इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब का हो गया आर टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से आर। इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये लॉजिक से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये लॉजिक से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो i इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 4। देखिए ये 1 बाय आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से ये लिमिट जब लगाएंगे तो आर टू द पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर में 4। तो आई की वैल्यू हो जाएगी जे नॉट इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4। ये आपका करंट का वैल्यू है। तो करंट का वैल्यू आया आई इज इक्वल टू आई जे नॉट 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर?
एग्जैक्टली क्या लॉजिक अप्लाई किया कि भी करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। पहले हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शन के लिए करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के हिसाब से, और फिर टोटल करंट कैलकुलेट कर लेंगे कंडक्टर वायर। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टोटल करंट। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? तो आपका आंसर आया 2 pi Z naught R square by 4. That will be the total current in the conductor wire. So these are the numericals related to the current density and the temperature dependence of resistance and resistivity. Is it clear? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ये पोर्शन बेसिकली हटा दिया है। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये पोर्शन भी नहीं पूछा जाता है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में मंडे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पोर्शन हमें करना है। इसमें हमें मेनली अब जो टॉपिक बाकी है सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये जो 5 टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पांचों टॉपिक फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं इस यूनिट में से। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, फिर किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद आता है मीटर ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ये सारे टॉपिक्स हमारे बाकी हैं। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग जो है उसको हम कंपटीशन वाले सेक्शन में कर लेंगे, ठीक है। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग जो है उसको कंपटीशन वाले सेक्शन में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम बस यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।